आप सभी को नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शिक्षण संस्थाओं का अंकेक्षण कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज यानी बिजली कंपनियों का अंकेक्षण। बिजली कंपनी के अंकेक्षण के लिए एक अधिनियम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम वो अधिनियम जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सा अधिनियम है। तो बिजली कंपनियों के संचालन के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 तथा बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के प्रावधान लागू होते हैं। बिजली कंपनी के अंकेक्षक को इन दोनों अधिनियमों का पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो वे कौन कौन सी बातें हैं, आज हम उसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि एक बिजली कंपनी में अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है आपका रिगार्डिंग इनकम यानी आय के संबंध में। सेकंड है आपका रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर यानी खर्च या व्यय के संबंध में। और फोर्थ है आपका वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ मतलब संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। और लास्ट में आता है आपका करेक्ट प्रेजेंटेशन यानी सही निरूपण। अब इन 4 बिंदुओं को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आता है आपका रिगार्डिंग इनकम यानी आय के संबंध में अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं के बिल बनाने तथा उनसे रकम वसूल करने की विधि के बारे में अपनाई गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो यह मद है वह कंपनी की एक मेन इनकम का स्रोत है। ठीक है। सेकंड, उपभोक्ताओं के खाते खोलने के लिए अलग से एक खाता बही रखी जाती है जिसमें प्रत्येक उपभोक्ता के विवरण लिखे हुए होते हैं। तो अंकेक्षक को उस खाता बही में किन पक्षों के बारे में जांच करनी चाहिए, जैसे बिजली की खपत के लिए मीटर की पुस्तकों से, ठीक है, मीटर के किराए के लिए मीटर रजिस्टरों से, है ना, किराए पर कोई फिटिंग किए गए हो तो फिटिंग के रजिस्टर से। तो इन सब बातों का अंकेक्षक को ध्यान रखना आवश्यक है। इसी में हम आगे बात करते हैं तो उपभोक्ताओं को बिलों में जो छूट दी गई है वे सही है या गलत है, वह छूट उच्च अधिकारियों द्वारा अधिकृत है या नहीं, इन सब चीज़ों का भी अंकेक्षक को ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब इसी तरह हम व्यय के संबंध में भी बात करते हैं कि रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय के संबंध में अंकेक्षक को किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो व्ययों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका पूंजीगत एवं रेवेन्यू मदों में उचित विभाजन कर दिया गया है या नहीं। ठीक है। सेकंड, अगर हम इसमें बात करें तो मरम्मत एवं नवीनीकरण पर हुए खर्चों को विशेष सावधानी पूर्वक उनकी जांच करनी चाहिए। और साथ में यह भी देखना चाहिए कि कहीं पूंजीगत खर्चों को तो रेवेन्यू मद में नहीं लिख दिया है। यदि किसी खर्चे का पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन किया जावे तो मुख्य जो चीफ होता है यानी मुख्य इंजीनियर तथा मुख्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और जैसे हम एक्सपेंडिचर में बात करें तो जो मजदूरी का लेखा करने एवं भुगतान करने के संबंध में अंकेक्षक को आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। और साथ ही
यह देखना होता है कि जो श्रमिकों को मजदूरी तथा वेतन जो दिया जा रहा है वह किस प्रकार से उन्होंने विभाजित कर रखा है। ठीक है। अगर हम इसी में और आगे बात करें तो अंकेशक को यह देखना चाहिए कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित डेप्रिसिएशन की व्यवस्था रिकॉर्ड में की गई है या नहीं। लेकिन इस संबंध में उस अधिनियम का अंकेशक को भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। और एक्सपेंडिचर में अगर हम और बात करें तो अंकेशक को यह जांचना चाहिए कि जो वैधानिक संचय है वो नियमों के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। ठीक है। और एक्सपेंडिचर में एक लास्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है कि जो लाभांश की सीमाएं निर्धारित करते हैं ना, तो उसको उसके लिए भी अंकेशक को यह देखना चाहिए कि भाई इन लाभांश की सीमाओं में कोई उल्लंघन या कोई दोष तो नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन। तो कई बार देखा जाता है कि उपभोक्ताओं की तरह बकाया रकम का सत्यापन करना चाहिए। यदि रकम बहुत कम हो तो उसकी पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है। उपभोक्ताओं की खाता बही के शेषों का मिलान करना चाहिए। उपभोक्ताओं के समायोजन खातों के शेषों से करना चाहिए। और साथ ही अंकेशक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि समस्त एसेट्स और लायबिलिटीज सही मूल्य पर दिखा रखे हैं या नहीं। और अगर अंकेशक चाहे तो उसका प्रमाण पत्र भी वह उससे ले सकता है। लास्ट में हम बात करते हैं करेक्ट प्रेजेंटेशन। अंकेशक को देखना चाहिए कि वार्षिक खाते कंपनी अधिनियम 2013 की जो शेड्यूल थर्ड है के अनुसार तथा भारतीय बिजली अधिनियम 1919 तथा बिजली पूर्ति अधिनियम 1949 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा उसी प्रारूप में बनाए गए हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि एक बिजली कंपनी का अंकेक्षण करते समय अंकेशक को किन मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। धन्यवाद।